गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक बार फिर अपने पेपर को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और हमारा जो पेपर है उस पेपर के आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है सार्क, जो यूनिट 3 से आता है। सार्क और आसियान दो बड़े संगठन दिए हैं हमारे पेपर 2 के यूनिट 3 में। ठीक है, तो देखिए सार्क के बारे में बात करने की ज़रूरत जो है, सबसे पहले हम बता दें कि ये एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये क्षेत्रीय संगठन है ये एक असैनिक संगठन है। ठीक है, जिस प्रकार नाटो और वार्सा है उस प्रकार का सार्क संगठन है। क्षेत्रीय संगठन है, असैनिक संगठन है। भारत और उसके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप से कनेक्टेड हैं या उससे संबंधित है, पूरे एशिया की बात नहीं करें, दक्षिण एशिया की बात करें, और दक्षिण एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप जो है उस उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ ये संगठन है। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म पहले तो ध्यान रख लें। ठीक, रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन। रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो ये जो संगठन है इसके बारे में बात करें तो ये कैसा संगठन है? क्षेत्रीय व असैनिक संगठन। इसके बारे में जो सबसे पहले जो विचार दिया गया था वो दिया गया था जियाउर रहमान के द्वारा, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी और उनके द्वारा जब ये विचार रखा गया तो ये ध्यान रखें कि 7 से 8 दिसंबर के दौरान, 7 से 8 दिसंबर के दौरान, ये दिसंबर 1985, स्थान था ढाका, बांग्लादेश। जियाउर रहमान, जियाउर रहमान के द्वारा यह विचार दिया गया। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। इस सार्क के पास 9% क्षेत्र, 21% जनसंख्या और 3% आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी। विश्व के अनुपात में 2015 तक। ठीक है, ये एक आंकड़ा है हमारे पास, यानी ये क्षेत्र किस प्रकार से दुनिया में अपना प्रतिनिधित्व देखता है या अपने आप को किस स्थान पर रखा जा सकता है ये हम देख रहे हैं। तो इतनी पॉपुलेशन होने के साथ साथ जनसंख्या तो आपको पता है भारत की वजह से ये इतना बड़ा जनसंख्या, यानी इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो राष्ट्र है वो है भारत। ठीक है, आगे देखें आप। इसके विचार जो हैं, जियाउर रहमान ने जो विचार दिया था उस विचार में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अस्मिता को संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान,
भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये 7 इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। ठीक है, लेकिन इसका जब 14वां सम्मेलन हुआ 2007 में, तो अफगानिस्तान भी इसमें शामिल था 8वें सदस्य के रूप में। यानी अब वर्तमान में इसकी संख्या, वर्तमान में सदस्य संख्या 8 है। ये पूछा गया है और 8वां देश के लिए भी पूछा गया है कि सार्क का 8वां देश कौन सा है। आगे चलें। ध्यान करते चलें, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें 1984 में हम अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा के माध्यम से। 1984 में उसकी डेथ हुई थी, इंदिरा गांधी की। ठीक है, अब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो जियाउर रहमान ने कह दिया साहब अपने आसपास सहयोग बनाकर चलिए, और अभी उद्देश्य देखेंगे तब आप देखेंगे कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इन्होंने एक बैठक करी और उस बैठक की जो 8 तारीख थी, उस 8 तारीख को इन्होंने घोषणा कर दी सार्क की स्थापना की। सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, यानी दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं उनमें आपसी सहयोग को या क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी, जो कि 2015 तक 9% क्षेत्रफल है इसके पास, 21% जनसंख्या और लगभग 3% आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी रखता है विश्व की। एग्जैक्ट अगर आंकड़े की बात करें तो 3.8% कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3% या 3.8%, लगभग 4 भी कर देते हैं कई बार, लेकिन कम पर ही चलें तो ठीक रहे। ठीक है, हिस्सेदारी है विश्व की जनसंख्या में, क्षेत्रफल में और आर्थिक क्षेत्र में। संस्थापक सदस्य 7 थे, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। 14वें सम्मेलन में 2007 में नई दिल्ली में अफगानिस्तान भी 8वें सदस्य के रूप में शामिल रहा। तो इसका मतलब वर्तमान में इसके सदस्य हैं 8। आगे चलें। सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में, जो कि 1987 से कार्यशील है। सार्क का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये विश्व का ऐसा संगठन है जिसके आपसी सदस्यों में सबसे ज़्यादा मतभेद है। ठीक है, यानी इसकी चाल कछुए जैसी बताई जाती है। इसके ऊपर कमेंट किए है, कछुए जैसी चाल का बताया जाता है। ये तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि आपको पता है सभी को कि ये जो है सदस्यों के जो आपसी मतभेद हैं, ये आपसी मतभेद सर्वाधिक सार्क सदस्यों में ही है, सार्क सदस्य देशों में है। फिर भी इसके बावजूद ये संगठन बना हुआ है, तो इसकी चाल पर क्या आ जाता है, या इसके जो मेन उद्देश्य हैं उस मेन उद्देश्य को प्राप्त करने पर क्या पड़ जाता है, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
और इस नकारात्मक प्रभाव के कारण ही ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। अभी आप देखें कि जो लेटेस्ट सम्मेलन होने वाला था वो पाकिस्तान का विरोध किया सभी सदस्य राष्ट्रों ने, और पाकिस्तान अपनी नीतियों से बाज नहीं आया, तो उन्होंने सार्क सम्मेलन जो पाकिस्तान में होने वाला था इस्लामाबाद में, उसका विरोध कर दिया। ठीक है, महासचिव होता है पहले तो थे अब्दुल एहसान, वर्तमान में पाकिस्तान के हैं, जिनका नाम है अमजद हुसैन, क्योंकि टर्न बाय टर्न आते हैं। तो पाकिस्तान के हैं वर्तमान महासचिव सार्क। सत्रह से बने थे ये, 2017 से, तो 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो अभी बैठक हुई नहीं है, जब बैठक होगी तब चेंज किया जाएगा कौन बनेगा। 17 से वैसे तो जनरली अब तक हट जाने चाहिए थे, अगर सार्क का सम्मेलन हो जाता तो सम्मेलन के आधार पर नए सदस्य की नियुक्ति कर दी जाती। आगे चलते हैं। देखो राइटिंग का मैटर है, थोड़ा सा तो ध्यान रखें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक आउटलाइन आपके पास तैयार होनी चाहिए और उस आउटलाइन के आधार पर आप देखें कि आगे क्या क्या किया जा सकता है। और जानकारी देखिए, भारत में इसके सम्मेलन कितने हुए हैं। वैसे तो 20 हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन 20 हो नहीं पाए। भारत में हुए 3 सार्क सम्मेलन। बांग्लादेश में भी 3, श्रीलंका में 3, मालदीव में 3, पाकिस्तान में 2 बार, भूटान में 1 बार और अफगानिस्तान में 1 बार भी नहीं हुए। बाकी सभी देशों में 3-3 बार ये सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। लेकिन आपको मेनली भारत का ध्यान रखना है, क्योंकि भारत का ये पूछा गया है, पूछा जाता है कई बार। देखें, और सार्क के अन्य जो संगठन है वो देखें। सार्क मुख्यालय तो आपको पता है कहाँ है, नेपाल में, काठमांडू में। सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली, सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सार्क तटीय आपदा प्रबंधन, भूटान में इसका मुख्यालय। सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका में है। ठीक है, और एक आता है टीवी सेंटर, टीवी सेंटर काठमांडू में। सार्क का जो मौसम विज्ञान केंद्र है, सार्क मौसम विज्ञान केंद्र,
वो ढाका में सार्क मौसम विज्ञान केंद्र ढाका, सार्क कृषि अनुसंधान केंद्र ढाका, सार्क डॉक्यूमेंटेशन ये नई दिल्ली, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नई दिल्ली। ये इससे जुड़े हुए बहुत सारे केंद्र हैं तटीय और खाली। अगर आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो वो भी नई दिल्ली में, या इसको यहाँ से कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दें हम, सार्क आपदा प्रबंधन नई दिल्ली। ठीक है, ये कुछ इसके मुख्य केंद्र हैं या सेंटर हैं जो सार्क के कार्यों को करने में या सार्क के संचालन में अपना अपना सहयोग देते हैं। देखें इनको आप एक बार। सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 2010 से स्थापित है लगभग। सार्क तटीय प्रबंधन भूटान में, सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका में, टीवी सेंटर काठमांडू में, सार्क मौसम विज्ञान केंद्र ढाका, सार्क कृषि अनुसंधान केंद्र ढाका। तो आप इन तीनों ढाकाओं को, मुख्यालय भी ढाका में ही है, तो तीनों ढाका में है। मौसम विज्ञान और कृषि अनुसंधान के डॉक्यूमेंटेशन, आपदा प्रबंधन और सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यानी क्षेत्रीय हितों को महत्व देते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए काम किया जा रहा है। सबसे लंबा जो गैप आया था 1985 से लेकर 2020 में तो हुआ नहीं, ठीक है। वैसे तो सबसे लंबा जो गैप आया था वो आया था 99, 2000, 2001, 2002 में कारगिल, कंधार विमान कांड, उसके बाद जो घटना घटी वो थी संसद पर आक्रमण। इन घटनाओं के कारण सबसे लंबा गैप आ गया सार्क के सम्मेलनों में, जो कि लगभग 1900 सम्मेलन आपको पता है ही, इस्लामाबाद में था। तो सदस्य देशों के द्वारा बहिष्कार किया गया, सदस्य देशों के बहिष्कार के कारण स्थगित कर दिया गया। क्योंकि इसने आतंकवादी घटनाओं की वजह से, कश्मीर मुद्दे की वजह से भारत ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इसलिए 1900 सम्मेलन जो होना था वो नहीं हो पाया। आगे देखें,
ये सारी संस है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, एक बार आप अपनी नज़र में डालें फिर याद करवाएंगे, याद हो जाएगा बाद में जब एक साथ करेंगे इसको। देखो भारत का योगदान कितना रहता है इसके 32%, पाकिस्तान कितना योगदान देता है इसके आर्थिक योगदान 25%। जो भूटान और मालदीव हैं, भूटान मालदीव देते हैं यहाँ पर 5%। फिर बच गए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये देते हैं 11%। टोटल कितने हो गए 100%। शेष हिस्सा किसका रह गया, अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये इस तरह के हमने योगदान बताए हैं, इनको याद कर लें। क्रम से हैं, सबसे ज़्यादा भारत देता है, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। देखो अफगानिस्तान के आने से कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा, उसको देखेंगे पहले, थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। अभी जब 2020 का जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद क्या परिवर्तन आए उस आधार पर। लेकिन ये ध्यान रखें इसी क्रम में सबसे ज़्यादा भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिर मालदीव, भूटान। परसेंटेज इनकी जैसे यूएनओ में भी देते हैं हम, यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा सभी के द्वारा दिया जाना पॉसिबल नहीं है, ये ऐच्छिक है। जो बात ध्यान रखनी है आपको वही ध्यान रखनी है कि ये जो योगदान है ये आर्थिक योगदान ऐच्छिक आधार पर दिया जाता है, ऐच्छिक आधार पर योगदान है। कोई पाबंदी नहीं है कि आप योगदान करें ही, ये बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर तो मैंने आपको जो जानकारियाँ दी हैं वो जानकारियाँ आपके लिए इस सार्क के बेसिक के आधार पर आपके पास होनी चाहिए। एक दो फुल फॉर्म्स और आ जाती हैं, उनको देख लेते हैं, या एक दो कानून और आ जाते हैं। साफ्टा और साप्टा, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसमें याद रखें आप साफ्टा। ये पूछ ली जाती है। फ्री ट्रेड एरिया आप समझिए गए, पूरे एरिया में किसी भी तरह के सीमा शुल्कों का या अन्य प्रकार के शुल्कों में या तो कमी करना या उनमें छूट देना। प्रयास था 2006 से लागू। चलिए, सार्क का जो चार्टर है उसमें 10 धाराएं हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए लगभग। तो पहला जो चार्टर है वो कहता है इसके उद्देश्यों को, पहली जो धारा बताती है वो उद्देश्य बताती है कि किन उद्देश्यों के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। तो आपको पहले ही बताया, जनता के कल्याण के लिए क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है सार्क के अधीन रहते हुए। सिद्धांत, तो सिद्धांत की बात करेंगे तो सहयोग, समानता, अखंडता, राजनीतिक एकता, ठीक है,
इन सिद्धांतों पर काम करते हुए आदि सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। ठीक है। तीसरी जो बात की जा रही है वो है इसके शिखर सम्मेलन। प्रति वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। सदस्य देशों में, बाहर नहीं जाते हैं, सदस्य देशों में ही इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आगे चलते हैं। विदेश मंत्रियों से बनी है, मंत्रिपरिषद जो है वो विदेश मंत्रियों से निर्मित है और प्रत्येक 6 माह में इसकी बैठक होना अनिवार्य है। प्रत्येक 6 माह में बैठक आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है। ये ही इसकी नीति निर्धारण करती है। नए क्षेत्रों का निर्धारण करती है। ठीक है, जिनमें सहयोग बढ़ाया जा सकता हो। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद है, इसकी विदेश मंत्री शामिल होते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो मेनली बात स्थायी समिति, विदेश मंत्री बदलते रहते हैं, जैसे हमारे स्थायी कार्यपालिका है सरकारी अधिकारी और अस्थायी जो कार्यपालिका है वो है मंत्री। तो ऐसे ही जो सचिव है, इस स्थायी समिति में सचिव शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष इनकी एक बैठक अनिवार्य है, एक वर्ष में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। ये ध्यान कर लें, ये स्थायी समिति है, ये सारे काम करती है, मुख्य जो काम होते हैं। देखें पहले में क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि जीवन कल्याण, जन कल्याण या जीवन कल्याण, जीवन स्तर में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, सदस्य राष्ट्रों की जो जीवन है या जनता है या निवासी हैं या सदस्य राष्ट्र है, उनके जीवन स्तर, वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। उसके अलावा उन राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास करना या उनके आत्मनिर्भरता में योगदान देना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखो बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कई प्रकार के योगदान मांग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति या मजबूती से अपनी बात रखना। दूसरे कह रहे हैं सिद्धांतों को हमने सहयोग, समानता, अखंडता, नैतिक, राजनीतिक एकता आदि से जोड़ा हुआ है और इसके लिए हमने क्या कर रखा है, हस्तक्षेप की नीति। घरेलू मामलों में हस्तक्षेप की नीति, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों के आधार पर ये जो रीजनल क्षेत्र ये सहयोग है, इस सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुपक्ष भी संबंध बना सकते हैं, हम रोकते नहीं है किसी राष्ट्रों को। बहुपक्षीय या द्विपक्षीय, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय संबंध भी हैं और सार्क के माध्यम से बहुपक्षीय संबंध भी हैं। यानी जैसे हमने कहा कि आपने अगर यूएनओ की सदस्यता ले ली तो ऐसे नहीं है कि आप ईयू, जैसे ईयू की नागरिकता को ले लेता था तो ऐसा नहीं है कि उस राष्ट्र की नागरिकता से उसको हाथ धोना पड़ेगा, वो उस राष्ट्र का नागरिक तो है ही है, साथ में ईयू की भी उसके पास क्या है, नागरिकता है, दोनों तरह। तो ऐसे यहाँ पर हम बहुपक्षीय संबंध भी रख सकते हैं और द्विपक्षीय संबंध भी सदस्य राष्ट्र आपस में एक दूसरे से रख सकते हैं। भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध, भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंध और सार्क के अधीन रहते हुए ये बहुपक्षीय संबंध भी निर्धारित किए जा सकते हैं।
शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार, राष्ट्र के जो मुखिया हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भाग लेते हैं।